पश्चिम बंगाल में चुनाव संपन्न हो गया। दूसरे चरण में भी बम्पर मतदान हुआ है, हालांकि प्रथम चरण से थोड़ा कम है। इस चरण में 142 सीटों पर मतदान हुआ और सारे प्रत्याशियों का किस्मत मतदाताओं ने ईवीएम में बंद कर दिया। छिटपुट घटनाएं प्रथम चरण की तरह ही हुई, लेकिन प्रथम चरण से थोड़ी ज्यादा घटना हुई। लेकिन पिछले चुनावों से अगर तुलना की जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। कह सकते हैं कि भयमुक्त माहौल में मतदान हुआ, जिसमें 50 साल का रिकॉर्ड टूटा। पिछले 50 वर्षों में रक्त रंजित चुनाव ही बंगाल में होता रहा है। चुनाव आयोग ने चाक चौबंद व्यवस्था की थी और दूसरे चरण में तो 2 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी लगाए गए थे और शायद इसी का नतीजा है कि मतदान का प्रतिशत बम्पर रहा है। और अब जब मतदान समाप्त हो गया है तो अब सरकार किसकी, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि ममता बनर्जी वापस आएंगी या जो बीजेपी दावा कर रही है कि 160 सीट से ज्यादा लेकर उसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन इस बार चुनावी माहौल और फिजा दोनों बंगाल में बदला हुआ था। लोग बदलाव की बात कर रहे थे, चेंज की बात कर रहे थे। पहले इस तरह की बात यहाँ के लोग नहीं करते थे, तो निश्चित तौर पर इसका असर चुनाव परिणाम पर देखने को मिलेगा। आगे क्या होगा ये तो 4 तारीख को बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन प्रथम चरण और दूसरे चरण में जिस तरीके से मतदान हुआ है, लोग अपने घरों से निकले हैं, वो कुछ और ही राजनीतिक कहानी बयां कर रहा है। सहयोगी कुलदीप बालियान के साथ विकास चंद्र, कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा खत्म हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद अब उनका काफिला वाराणसी एयरपोर्ट की तरफ निकल रहा है। यहाँ से वो हरदोई के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हुए, और 2 दिवसीय दौरे पर कल वाराणसी पहुँचे थे प्रधानमंत्री और आज रोड शो करके काशी विश्वनाथ मंदिर गए और वहाँ पर दर्शन पूजन किया, बच्चों से मिले और उसके बाद वहाँ से उनका काफिला निकला। अब ये काफिला वाराणसी एयरपोर्ट पहुँचा, जहाँ पर कि यहाँ से अब हरदोई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो रहे हैं। इस दौरे में उन्होंने 6000 करोड़ की सौगात काशीवासियों को दी, तो वहीं महिला आरक्षण बिल पर कहा इस बिल को वो लागू करा कर रहेंगे और साथ ही काशी के विकास को भी रोड शो के माध्यम से देखा। अब तक का ये उनका सबसे लंबा रोड शो माना जा रहा है, 14 किलोमीटर का, जब उन्होंने काशी के विकास को देखने के लिए ये रास्ता चुना। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। अयोध्या राम मंदिर के गौरवमयी इतिहास में आज का दिन दर्ज हो गया। राम मंदिर के परकोटे में बने भगवान शिव के शिखर के ऊपर आज धनुजा पताका फहरा दी गई। ये पताका प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फहराई। सीएम योगी सबसे पहले शिव मंदिर पहुंचे, जहां पर शिव स्रोत के साथ पूजा अर्चना की। उसके बाद वैदिक मंदिरों के बीच शिखर पर धनुजा आरोहित किया। कुल मिला के राम मंदिर परिसर में जो सप्तऋषि मंदिर या परकोटे में 6 मंदिर बनाए गए थे, उस सभी मंदिरों पर ध्वजारोहण कर दिया गया है। हालांकि अभी 2 ऐसे मंदिर हैं जिन पर धर्म ध्वज आरोहण करना है। सबसे पहले जो है माता भगवती के मंदिर पर साध्वी तंबरा आरोहित करेंगी। उसके बाद शेषावतार मंदिर पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य को भी ध्वज का आरोहण करना। हालांकि इन दोनों का अभी तक समय नहीं मिला है। समय मिलने के बाद परकोटे में बने इन दोनों मंदिरों पर भी ध्वज का आरोहण कर दिया जाएगा। कुल मिला के अब राम मंदिर परिसर में श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। आज का दिन बेहद उत्साह था। जितने भी श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे वो बेहद उत्साहित थे। जब वो यहाँ मेहमान बैठे थे, चाहे RSS के हों, विश्व हिंदू परिषद के हों, चाहे संत महंत हो या स्थानीय गणमान्य हो, सभी लोगों ने राम के जयकारे लगाकर ध्वजारोहण का स्वागत किया। तो कुल मिला के आज का दिन वैभवशाली रहा, इतिहास में दर्ज हुआ, क्योंकि आज के दिन भगवान शिव के मंदिर पर ध्वज का आरोहण कर दिया गया। के शुक्ला, न्यूज़ स्टेट, राम मंदिर, अयोध्या। यूपी के उन्नाव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां उन्नाव के मौरावा थाना क्षेत्र के पठाई गांव के निवासी सूरज सिंह के बेटे शुभ सिंह का मुंडन था। वो परिवार के साथ उसका मुंडन कराने चंद्रिका देवी धाम बक्सर गए हुए थे, जहां बोलेरो से वापसी करते समय बिहार बक्सर मार्ग पर
बोलेरो चालक के ओवरटेक करते समय जो बोलेरो थी वो डंपर में टकराती है, जिसके बाद बोलेरो खंती में पलट जाती है। वह अनियंत्रित होकर वो डंपर भी खंती में पलटता है, जिससे वो बोलेरो पर जा गिरता है, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच जाती है और बोलेरो सवार सभी 10 लोग दब जाते हैं, जिसके बाद स्थानीय लोग और पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद उनका रेस्क्यू किया जाता है। और पूरे घटनाक्रम में अभी तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें माँ बेटी के अलावा जेठानी व भतीजे शामिल है। उसके अलावा एक पड़ोसी महिला अर्चना वाजपेयी व जो चालक था बोलेरो चालक, जिसका नाम रामधानी बताया जा रहा है, उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है और जो मुन्नन था जिस बच्चे का 3 साल के शुभ सिंह का, वो भी जिला अस्पताल में जिंदगी व मौत की जंग लड़ रहा है। यानी कि पूरे हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। पुलिस हादसे की वजह की पूरी जांच शुरू कर दी है और जो जांच का हिस्सा है कि आखिर हादसे की वजह क्या है और जिन बिंदुओं पे पूरा घटनाक्रम हुआ है उस पे जांच जारी है। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। देश की राजधानी दिल्ली में क्या बिहारी होना एक गुनाह है या किसी भी राज्य में क्या दूसरे राज्य का होना कोई गुनाह है? जी हाँ, ऐसी कोई घटना जो है वो दिल्ली में नज़र आ रही है, जहाँ पर एक बिहारी शख्स को जो है वो गोलियों से उसकी हत्या कर दी गई है। पांडव नाम के शख्स को, जो कि डिलीवरी बॉय का काम करते थे, वो एक बर्थडे पार्टी पर गए हुए थे अपने पूरे परिवार के साथ, जहाँ पर एक दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में तैनात नीरज नाम के कांस्टेबल ने नशे में धुत हालात में जो है वो पांडव के ऊपर गोली चलाई और ये गोली जो है वो कृष्णा को भी लगी। इस वक्त पांडव के पिता हमारे साथ है। क्या नाम है सर आपका? गणेश सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? खगड़िया जिला। बिहार से? बिहार से। क्या हुआ था पूरी घटना के बारे में बताइए थोड़ा। पूरा घटना हुआ गया बर्थडे में, करीब 12-13 आदमी गया और खाना वाना खा के चला 1:30 बजे रात में और ऑटो से निकल गया आदमी और 2 स्कूटर और मोटरसाइकिल में 3 आदमी था। बोला आप चलेंगे, बस ऊपर से उतरा पुलिस वाले, बस बोला बिहारी ज़मीन ले लिया है, घर बना लिया है। देख सकते हैं परिवार जो है वो शोकाकुल है यहाँ पर, और ये पांडव की माता जी हैं जो कि बेसुध पड़ी हुई हैं। परिवार जो है वो लगातार नम आँखों से जो है वो सरकार से कह रहा है कि कड़ी से कड़ी सज़ा हो और जो मांगे हैं वो इनकी मांगे सरकार सुने। आपको बताएं, नीरज जो हेड कांस्टेबल था दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का मुकदमा इस मामले में दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। बहरहाल इस पूरे मामले में परिवार लगातार जो है वो न्याय की गुहार लगा रहा है। जिस दौर में जनरेशन नेक्स्ट यानी जेनजी कोरियन बीटीएस का जिक्र करते हैं, वहीं पर ही बीकेएस को विषय के तौर पर पढ़ाए जाने की चर्चा चल रही है भारतीय विश्वविद्यालयों में। मैं इस वक्त डॉक्टर भीमराव BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के प्रांगण में मौजूद हूं और कुलपति जी हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर अनु सिंह जी हैं। मैम, आपने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा को विषय के तौर पे अभी नहीं, क्योंकि आपने कहा कि डिप्लोमा के तौर पे रखा जाएगा, लेकिन प्रोपोर्शनेटली हर जगह, हर सब्जेक्ट में, हर विषय में पढ़ाया जा रहा है। कैसा रुझान है, कैसा उत्साह है छात्र छात्राओं का? जी, एक्चुअली आपको एक बात समझाने की, जो सबको समझने की भी ज़रूरत है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम नहीं है ये भारतीय ज्ञान परंपरा है। तो हमने इसको, इन कोर्सेज़ को IKS कोर्सेज़ नहीं कहा है, हमने इन कोर्सेज़ को BKS कहा है, भारतीय नॉलेज सिस्टम। इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन करना है तो भारतीय नॉलेज सिस्टम है, क्योंकि भारत से शुरू होता है वो। दूसरा, जब कोर्स कंटेंट का इंटीग्रेशन हम कर रहे थे तो हमने इसे सुपरफिशियली नहीं देखा, हमने इसे इस तरह से देखा है कि हर फील्ड में हमारे ज्ञान परंपरा में कहीं ना कहीं रेफरेंसेस, कंटेंट, थ्योरीज, मॉडल्स, सोच, दर्शन मिलेगा। तो हमने वहाँ से एक्सप्लोर करना शुरू किया और आपको जान के खुशी होगी कि देश के जो बेस्ट एक्सपर्ट्स थे हमने उनको रोप इन किया। हमने कोई जल्दबाजी नहीं मचाई इन कोर्सेज़ को बनाने में कि हम फटाफट बनाएं और कहेंगे जी अप्रूव हो गया और चला गया।
तो हमने ये किया कि तकरीबन 18 महीने और फाइनल करते करते 2 साल लगा दिए, परंतु हर कंटेंट पे एक्सपर्ट्स को इंडिविजुअली हम कंटेंट रेडी करते थे, उनको भेजते थे, वो हर कंटेंट को देखते थे, उसमें डिस्क्रिपेंसी बताते थे कि नहीं ये इस तरह से नहीं है, इस तरह से है। कोशिश ये है इस विश्वविद्यालय की कि ऐसे कोर्सेज़ को बनाया जाए जिससे से ज़्यादा छात्रों को नौकरी में फ़ायदा हो सके और उसके अलावा भारतीय ज्ञान परंपरा का मर्म भी विद्यार्थी समझ पाए। कैमरा सहयोगी अजय कुमार सिंह के साथ राहुल डबास, दिल्ली। महाराष्ट्र के ऑटो रिक्शा चालकों पर मराठी अनिवार्य बनाने के फैसले को लागू करने के लिए स्पेशल वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान 1 मई से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा, जिसकी सूचना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस अभियान के दौरान ड्राइवरों के लाइसेंस केवल मराठी न जानने के लिए रद्द नहीं किए जाएंगे। हालांकि नियमों का उल्लंघन करने वाले और अवैध परिवहन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरनाइक ने कहा, कार्रवाई केवल मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही की जाएगी। यह अभियान राज्य के 59 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रविंद्र गायकवाड़ की अध्यक्षता की समिति की देखरेख में चलाया जाएगा। परिवहन मंत्री ने कहा कि अगर कोई महाराष्ट्र में व्यापार करना चाहता है तो मराठी जानना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी बताया कि ऑटो और टैक्सी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने इस फैसले का पूरा समर्थन किया है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विलास अटोले, न्यूज़ 10 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जयपुर रेंज पुलिस की ओर से हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक नया और अनूठा कदम उठाया गया है। जिस हाईवे पर जहां से शुरुआत होती है वहां पर कुछ इस तरह के QR कोड के स्कैनर लगे हुए हैं, जिसमें कि इस परियोजना से रिलेटेड जानकारी मिलती है। साथ ही कहां कहां पर ब्लैक स्पॉट है, कहां पर इस तरह की जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती है, वो इसके अंदर दिखाने की कोशिश की गई है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर हाईवे से निकलता है, हाईवे के ऊपर यहाँ से जाता है, तो वो व्यक्ति यहाँ से QR कोड स्कैन करता है तो उसको पूरे हाईवे पर दिल्ली जाते समय हर जगह का पता होगा कि कहाँ कहाँ पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, कहाँ पर अब तक सबसे ज़्यादा लोगों की जानें गई है। तो भी वाहन चालक निकलते हैं उनको ये QR कोड ट्रैफिक पुलिस की ओर से दिए जाते हैं। जगह जगह पर इस तरह के QR कोड स्कैनर लगाए गए हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति हाईवे से जा रहा है तो इन स्पॉट का पता लगा सके कि कौन से ब्लैक स्पॉट है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती है। कैटेगरी के ब्लैक स्पॉट्स वो हैं जहाँ की 20 से अधिक मृत्यु 3 साल में हुई है उसी जगह पर। बी कैटेगरी में थे 10 से 20 के बीच में जहाँ पर डेथ्स हुई हैं, और सी कैटेगरी में जहाँ 10 से कम डेथ्स हुई हैं। इस तरीके से 3 कैटेगरी में बांटा। उनका हमने कलर कोड अलग किया, रेड, ऑरेंज एंड येलो। और उन सारे स्पॉट्स पे IG ऑफिस की टीम गई, वहाँ स्टडी किया कि यहाँ पे क्या काम करना चाहिए। उसमें बहुत सारे काम पुलिस के भी करने वाले हैं, बहुत सारे काम NHI के द्वारा करने वाले हैं, बहुत सारे काम जो अदर रोड ऑनिंग एजेंसीज हैं उनके द्वारा किए जाने वाले हैं। तो उन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से उसका डिटेलिंग कर ली। 121 टोटल हैं जहाँ पर कि हमने ये ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं, जिसमें से 6 तो हैं जहाँ 20 से ज़्यादा डेथ हैं एक पॉइंट पे, ए कैटेगरी के। 37 है बी कैटेगरी के जहाँ 475 डेथ्स हैं 3 साल में, और 78 सी कैटेगरी के जहाँ 471 डेथ्स हैं 3 साल में। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद पुरोहित, जयपुर। राजस्थान में पन्नाधाय गोपाल योजना के तहत जो दूध बच्चों को दिया जाता है वो कुछ इस तरह का इन दिनों दिया जा रहा है कि जो पाउडर आता है इस तरह की थैलियों में, और इसमें फिर पानी मिला करके इसको दूध तैयार किया जाता है और फिर बच्चों को दूध पिलाया जाता है। लेकिन कुछ सालों पहले तक, जैसा कि अजमेर में कहा गया, कि पहले थैलियों के अंदर दूध आता था, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे इसमें बदलाव किया गया। हालांकि कुछ स्कूलों में काफ़ी लंबे समय से ये इसी तरह का दूध आता है। लेकिन विवाद यही है कि आखिर मंत्री जी इस तरह की बात कहते हुए नज़र आते हैं कि दूध का भुगतान नहीं हुआ है, जिसके चलते कुछ चीज़ें प्रभावित हुई है। जैसे ही वो भुगतान हो जाएगा वापस चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। शिक्षा मंत्री इस बारे में अलग बात कहते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि राजस्थान के जो विभाग हैं, शिक्षा विभाग, डेयरी विभाग, वो आपस में ही इस चक्कर में खींचतान करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ज़रूरत यही है कि बच्चों को समय पर दूध मिल पाए, इसके लिए भले ही इन विभागों को आपस में किसी भी तरह से सामंजस्य बिठाना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद पुरोहित, जयपुर।
पिछले कुछ दिनों में राजधानी का ऐसा मौसम था कि चौराहे पे खड़ा होना मतलब बेहद मुश्किल। तापमान 40 डिग्री से ऊपर हुआ करता था, लेकिन आज नज़ारा देखिए राजधानी लखनऊ का। बादल देखिए किस तरीके से बादल छाए हुए हैं और यही बादलों ने मौसम बदल दिया है। तपती धूप और तेज जो सूर्य की रोशनी थी, आखिरकार राजधानी लखनऊ का ये मौसम बदला हुआ है। आप देखिए बरसात हो रही है और हवा भी तेज है। जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान था कि आज से न सिर्फ बदली छाई रहेगी बल्कि तापमान भी गिरेगा और बरसात होने की भी संभावना बताई गई थी। और जिस तरीके से ये कहा जाए कि दोपहर में इसी राजधानी लखनऊ में निकलना और सड़कें सुनसान होती थी, कोई बाहर नहीं होता था। जितनी जल्दी वो या तो ऑफिस या दफ्तर या जहां जाना हो वहां पहुंच करके घर अंदर ही रहना चाहता था। आज हम देख रहे हैं कि इस मौसम के बदलने की वजह से न सिर्फ भीड़ है बल्कि जिस तरीके का मौसम हो गया है उसको हम खुद महसूस कर पा रहे हैं। तापमान में भी राहत है, मौसम भी सुहाना हुआ है और मौसम विभाग के मुताबिक अगर कहें तो ये मौसम आने वाले 1-2 दिन तक बना रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं उसमें बादल भी छाए रहेंगे, हल्की फुल्की बरसात भी होगी और तेज हवा भी चलने की गुंजाइश बताई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। मौसम ने अचानक करवट ली और अब गर्मी जो है वो सितम ढाने लगी है। पारा 40 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है और ऐसे में लोग बीमारी के शिकार हो रहे हैं। खांसी, जुकाम, बुखार के मरीज जो हैं वो अस्पतालों में देखे जा सकते हैं। ये आप लाइन देख लीजिए, भीड़ देख लीजिए। बाहर ओपीडी पे हमने आपको तस्वीरें दिखाई और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से डॉक्टर के कमरों के बाहर मरीज यहाँ पर पहुँचा है अपने इलाज के लिए। और बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, उससे चक्कर आना, सर में दर्द होना और थोड़ा चलने में भी दिक्कत आती है गर्मी की वजह से और आने जाने में, इसलिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। हाँ, दवा लेने आए। इस समय क्या हालात है गर्मी के? अभी उल्टी दस्त है, ज़्यादा ऐसी समस्या ज़्यादा बढ़ रही है। गर्मी एकदम बढ़ने से डिसबैलेंस हुआ है मान लो आदमी का, इसलिए भज रहे हैं हॉस्पिटल में दवा लेने के लिए। अब मौसम बदला है, एकदम गर्मी बढ़ी है ज़्यादा से। आप बताओ मौसम में तब्दीली आई है गर्मी? जी आई है। 2 दिन से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, यानी चक्कर आना, यानी उल्टी और बुखार के मरीज ज़्यादा। जी तो आप इलाज कराने जी और देख भी सकते हैं आप। एक बार फिर से हमने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि दिखाया, देखिए लंबी यहाँ लाइन लग रही है, मरीज यहाँ पर पहुँच रहे हैं इलाज के लिए। इस कमरे में आप यहाँ पे एक नज़र डाल लें, ये देखिए डॉक्टर देख रहे हैं, तमाम भीड़ यहाँ पर खड़ी हुई है जो इलाज के लिए पहुँची है और डॉक्टर लगातार उन मरीजों को देख रहे हैं जो कि मौसम के शिकार हुए हैं। बदलते मौसम के शिकार के चलते पारा बढ़ा है, 40 डिग्री पहुँचा है। इस वजह से लोग खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त जैसी बीमारियों से ग्रसित नज़र आ रहे हैं। लंबी लंबी ओपीडी में लाइनें लगी हुई हैं। उसके बाद देखा जा रहा है कि डॉक्टर्स की चैम्बर्स के बाहर भी लगातार भीड़ जो है वो दिखाई दे रही है। मौसम विभाग की माने तो अब और ज़्यादा पारा बढ़ने वाला है। लोगों को बस यही सलाह है कि इस गर्मी से बचते रहें, शीतल पेय पदार्थ पीते रहें और समय समय पर अपने आप को इस भीषण गर्मी से बचाते रहें। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। दिल्ली में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। गर्मी का सितम इतना ज़्यादा है कि इंसानों के साथ साथ जानवर जो हैं वो भी परेशान हैं। इस वक्त हम दिल्ली के चिड़ियाघर में मौजूद हैं और आपको बताएं दिल्ली ज़ू ने काफ़ी कुछ प्रिपेयर किया है जानवरों के लिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइगर जो है वो आपको नज़र आएगा और इस पूरे बाड़े में जो स्प्रिंकल है, वाटर स्प्रिंकल, वो होते हुए भी आपको नज़र आएगा ताकि ज़मीन जो है वो ठंडी रहे और हवा जो है वो धीरे धीरे ठंडी हवा जो है वो टाइगर तक पहुँचे और टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। इसके साथ साथ अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग तरीके की सुविधाएं जो हैं वो दिल्ली ज़ू ने इस बार अपनाए हैं, क्योंकि इस बार का पारा अभी से 43 डिग्री पार कर चुका है और आने वाले दिनों में ये पारा और भी ज़्यादा ऊपर चढ़ते हुए नज़र आएगा। तो ऐसे में दिल्ली ज़ू की तरफ से कई जानवरों के लिए कूलर की सुविधा, तो कई जानवरों के लिए एसी की सुविधा जो है वो भी दिल्ली ज़ू के तरफ से की गई है। उसके साथ साथ इनके डाइट में भी काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र के साथ विशाल पांडे, दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह।
अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।